नमस्कार। हिंदी आचार्य में स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के बारे में पढ़ने वाले हैं। और चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 है, ये राजीव गांधी जी के टाइम की बात है। उन्होंने इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल हो गई थी बाद में। इसके लिए फिर बाद में 1990 में आचार्य राममूर्ति कमीशन भी बैठा था ताकि इसमें जो भी सुझाव हैं वो दिए जा सकें। फिर 1992 में रिवाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बैकग्राउंड हमें समझ में आ गया है। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो इसमें ऑब्वियसली यही होगा कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, यूनिवर्सल एनरोलमेंट होनी चाहिए। 14 साल के जो बच्चे हैं, 14 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, वो सभी बच्चे, लड़के और लड़कियां, वो स्कूल में पढ़ें। और जब तक उनकी उम्र 14 साल की नहीं हो जाती तब तक वो स्कूल ना छोड़ सके, उनकी पढ़ाई जारी रहे। इसके साथ ही जो इसके अलग अलग लेवल्स पर जो रिकमेंडेशंस हैं वो एक एक करके अभी हम पढ़ते हैं। तो शुरुआत होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे संबंधित जो सुझाव है NPE 1986 के, कि उनके लिए बालवाड़ी खोलनी चाहिए। बच्चों, बालवाड़ी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी। प्री प्राइमरी एजुकेशन भी होनी चाहिए, म्यूनिसिपैलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और डे केयर सेंटर भी होने चाहिए बच्चों के लिए। तो ये तो हुई अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात। अब इसके बाद हम बात करेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन की। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि मेन ऑब्जेक्टिव भी इसका यही है कि जो बच्चे हैं उनकी यूनिवर्सल एनरोलमेंट हो। 14 साल की उम्र तक वो बच्चे पढ़ाई पूरी अपनी कंटिन्यू रखें। और इसके साथ ही नॉन फॉर्मल एजुकेशन और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की गई है। बच्चों, ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इसके हिसाब से जो प्राइमरी लेवल के जो स्कूल्स हैं उनके पास कम से कम ये सब चीजें तो होनी ही चाहिए ताकि वो बच्चों को ठीक ठाक एजुकेशन दे सके। अब ये जो फैसिलिटीज हैं वो ये हैं कि कम से कम 2 कमरे तो होने ही चाहिए जो कि ऑल वेदर होने चाहिए, यानी कि हर मौसम में उनमें बैठकर बच्चे पढ़ सकें। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के हिसाब से टॉयज भी, खिलौने भी होने चाहिए बच्चों के लिए, और 2 ब्लैक बोर्ड्स भी होने चाहिए, मैप्स भी होने चाहिए, चार्ट्स भी होने चाहिए, और लर्निंग मटेरियल और अलग तरह के जो चाहिए बच्चों को, इस तरह की तो बच्चों की मतलब नीड है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के हिसाब से उनके पास ये सब चीजें प्राइमरी लेवल पर होनी चाहिए। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए ऑडियो विजुअल एड्स हैं, रेडियो कैसेट प्लेयर्स हैं, ताकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। अब इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन की बात आती है। सेकेंडरी एजुकेशन से पहले एक बार हम वोकेशनलाइजेशन भी एक पॉइंट है NPE 1986 का, इसको समझ लेते हैं कि जो बच्चे 1ली से 5वीं कक्षा तक जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो ऐसा नहीं है कि वो केवल मतलब किताबें रटने वाले ही बन जाएं। उनको कुछ ना कुछ सोशली यूजफुल वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उनके करिकुलम का ये एक हिस्सा होना चाहिए। यानी कि कुछ ना कुछ उनको काम करना जरूर आना चाहिए। उनकी पढ़ाई के साथ साथ ये भी उनको सिखाया जाना चाहिए। और मिडिल लेवल पर बच्चों जब उनकी पढ़ाई होती है, उसके मिडिल लेवल पर भी साइकोमोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए बच्चों को कोई ना कोई हुनर जरूर सिखाया जाना चाहिए। अब बात करें सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन की, कि ये जो लेवल का एजुकेशन है इसको बढ़ाया जाना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उसको भी और ज्यादा, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सेकेंडरी लेवल के स्कूल्स कम हैं उनमें सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब इसके बाद हायर एजुकेशन की बात करते हैं। तो बढ़ावा दिया जाना चाहिए हायर लेवल की एजुकेशन, यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल की जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पहला पॉइंट ये है। इसके बाद ऑटोनोमस कॉलेजेस भी होने चाहिए, मतलब ऐसे भी कॉलेजेस होने चाहिए जो स्वयंभू कॉलेजेस हों, और उनके डिपार्टमेंट्स भी होने चाहिए इस तरह से। और जो कोर्सेज हैं उनको रीडिजाइन करने की जरूरत है। जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस जिस तरह के कोर्सेज पढ़ा रहे हैं उनको दोबारा से एक बार रीडिजाइन करने की जरूरत है। और जो टीचर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग की जरूरत है। और जो रिसर्च है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एफिशिएंसी भी बढ़नी चाहिए। और जो इंस्टीट्यूट्स हैं यूनिवर्सिटी लेवल के, उनमें आपस में कोऑपरेशन भी बढ़नी चाहिए।
अब बात करते हैं ओपन यूनिवर्सिटी की। तो स्टूडेंट्स, जो ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार ने 1985 में एस्टेब्लिश की थी। तो जो एनपी 1986 है, ये भी बोल रही है कि जो इंदिरा गांधी है यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, भारत सरकार की तरफ से इसको अपना काम अब शुरू कर देना चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन को अब बढ़ावा होना चाहिए। इसके साथ ही जो स्टेट लेवल पर भी ओपन यूनिवर्सिटीज बनानी चाहिए, ताकि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते, वो डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा अपनी एजुकेशन जरूर पूरी कर सकें। इसके साथ ही रूरल यूनिवर्सिटीज यानी कि ग्रामीण यूनिवर्सिटीज बनाने की भी बात की गई है। खासतौर पर जो ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए रूरल यूनिवर्सिटीज की। और ये मतलब इसके साथ ही जो गांधी जी की नई तालीम की योजना है बच्चों, वो नई तालीम की योजना के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। नई तालीम की जो योजना थी गांधी जी की, उससे भी इंस्पिरेशन लेने की बात की गई है एनपीई 1986 में। इसके साथ ही टेक्निकल एंड मैनेजमेंट की एजुकेशन जो है, कि अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करनी है, यानी कि एक व्यक्ति को अगर हम अच्छे से लायक बनाना है सोसाइटी के लिए, तो हमें टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए और मैनेजमेंट की एजुकेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें सुधार होगा। अब बच्चों बात करते हैं कि मेकिंग द सिस्टम वर्क, तो यानी कि काम होगा कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। तो उसके लिए एनपीई 1986 कहती है कि जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन एनपीई और दोनों ये चीज कहते हैं कि टीचर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है, उनका जो प्रोफेशन है, उसको लेकर उनकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि एक तो उन्होंने बच्चों का जो बिहेवियर है उसको सुधारना है, इसके साथ ही उनका करियर भी बनाना है। तो ये दोनों चीजें टीचर्स की जिम्मेदारियां उनको समझनी चाहिए। अब इसके साथ ही ये भी बात की गई कि जिस तरह की एजुकेशन है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जॉब ओरिएंटेड डिग्री कोर्सेज होने चाहिए और स्किल ओरिएंटेड डिग्री कोर्सेज होने चाहिए। यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर जो बच्चे पढ़ते हैं, वो जो डिग्रीज लेकर जाएं, वो डिग्रीज जॉब ओरिएंटेड जरूर हो और इसके साथ ही उनको कोई ना कोई स्किल जरूर आता हो, ताकि वो जब भी उनकी पढ़ाई पूरी हो तो वो एक साथ उनकी नौकरी भी लग सके। विमेन एजुकेशन, औरतों की शिक्षा के बारे में भी बोला गया है एनपी 1986 में कि जो एजुकेशनल सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि औरतों की एम्पावरमेंट हो, औरतों की समाज में उपस्थिति बढ़े, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े, इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो कोर्सेज हैं, जो करिकुलम है यूनिवर्सिटी लेवल पर, उसमें जो औरतों से संबंधित कोर्सेज उनके जीवन में उपयोगी हो सकते हैं, उस तरह के कोर्सेज को भी डेवलप किया जाना चाहिए। इसके साथ ही औरतों को टेक्निकली साउंड भी होना चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन की भी बात की गई है औरतों के लिए। अब इसके साथ ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो बैकवर्ड सेक्शन है सोसाइटी के, उनकी एजुकेशन के लिए भी काफी सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहली बात तो कि जो टीचर्स हैं वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाले होने चाहिए। मतलब ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन प्रमोशन होनी चाहिए कि शेड्यूल कास्ट टीचर्स जो हैं वही टीचर्स एजुकेशन इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की एजुकेशन के लिए प्रमोट किए जाएं। और इसके साथ ही SC ST जो बच्चे हैं 6 से 11 साल के, उनकी प्राइमरी एजुकेशन 6 से 11 साल तक हो जानी चाहिए। और 1990 का ये गोल है, 1990 तक का ये गोल है कि 100% एनरोलमेंट हो जानी चाहिए जो भी बच्चे SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और 75% एनरोलमेंट हो जानी चाहिए 8वीं कक्षा तक 11 से 14 साल के जो बच्चे हैं SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और इसके साथ ही जो उनका करिकुलम है वो भी जो उनकी अपनी भाषा है, जिस तरह की भाषा शेड्यूल ट्राइब के लोग बोलते हैं, उनका करिकुलम भी उनकी भाषा में ही डेवलप किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही जो ट्राइबल एरिया में ST शेड्यूल ट्राइब्स की एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए। आश्रम स्कूल्स, बच्चों हमने पहले भी पढ़े हुए हैं कि जो आश्रम स्कूल्स थे, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल्स हुआ करते थे शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि आदिवासी इलाकों में, उनको भी और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए और नए स्कूल्स बनाए जाने चाहिए। और आंगनवाड़ी एस्टेब्लिश की जानी चाहिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और एडल्ट एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी ट्राइबल एरियाज में बढ़ाए जाने चाहिए। नॉन फॉर्मल सेंटर्स और एडल्ट एजुकेशन का अर्थ है कि
वयस्क हो चुके हैं उनको कम से कम फंक्शनल लिटरेट होना चाहिए, उनको कम से कम पढ़ना लिखना सिखाए जाने के लिए उनके लिए भी इंस्टीट्यूट्स बनाए जाने चाहिए इन एरियाज में। और जो एससी बच्चे हैं उनके लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होनी बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही जो बच्चे हैं जो एससी बच्चे हैं उनमें अगर वो उनके माता पिता स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, टैनिंग का काम करते हैं, तो उसके लिए तो उनको कक्षा पहली से ही प्री मैट्रिक नहीं कक्षा पहली से ही उनकी जो स्कॉलरशिप शुरू हो जानी चाहिए। और इसके साथ माइक्रो प्लानिंग होनी चाहिए एससी बच्चों के लिए कि उनकी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए और ज्यादा माइक्रो प्लानिंग होनी चाहिए। और आंगनबाड़ी भी होनी चाहिए ऐसी एरियाज में। और इसके साथ ही जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं और खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं या इनएक्सेसिबल इलाके हैं वहां पर बैकवर्ड एरियाज के बच्चों की एजुकेशन के लिए भी जोर दिया गया। इसके साथ ही माइनॉरिटीज की एजुकेशन की भी बात की गई है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन और एनपीई 1986 ने ये माना है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं या डिप्राइव्ड हैं, इसीलिए उनकी एजुकेशन के लिए भी अटेंशन दी जानी चाहिए, ताकि क्योंकि ये उनका अधिकार है, एजुकेशन हर एक बच्चे का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के हिसाब से भी जो माइनॉरिटीज हैं वो अपनी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं, जैसा उनका रिलीजियस एजुकेशनल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वो बना सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन उसके साथ ही गवर्नमेंट को भी उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह गवर्नमेंट को भी ग्रांट इन एड उनको देनी चाहिए, माइनॉरिटी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। इसके साथ ही जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए पहले तो एनपी 1986 कहती है कि जो बच्चे हैं हैंडीकैप उनको आम जो बच्चे हैं उनके साथ ही बैठना चाहिए, उनके साथ ही उनकी एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर जरूरी है उनके लिए भी स्पेशल स्कूल्स बनाए जाने चाहिए और उनके स्पेशल स्कूल्स या स्पेशल जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर उनके लिए हॉस्टल्स भी गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जाने चाहिए। और जो हैंडीकैप बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी वोकेशनलाइजेशन भी होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ताकि वो कोई ना कोई रोजगार कर सके पढ़ाई पूरी करने के बाद। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी बोला गया है, जोर दिया गया है। फिजिकल एजुकेशन जो है वो पढ़ाई का हिस्सा होना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पर, और बच्चे जो हैं उनको इनकरेज किया जाना चाहिए नेशनल लेवल पर वो स्पोर्ट्स में भाग लें। इसलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, यहीं से बात होती है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की। भाषा के बारे में जो एनपीई 1986 कहती है, यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, क्योंकि एनपीई कहती है कि 3 लैंग्वेजेस होनी चाहिए और सभी स्टेजेस पे बच्चों को 3 लैंग्वेजेस का फॉर्मूला दिया। और जो हिंदी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज एक लिंक लैंग्वेज की तरह डेवलप होनी चाहिए, यानी कि हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात की गई। इस चीज का पूरे भारत में बहुत ही विरोध हुआ। हालांकि कोई ना कोई एक भाषा तो चाहिए ही होती है किसी भी देश को, ताकि एक लिंक लैंग्वेज की तरह उसको डेवलप किया जा सके। और भारत में क्योंकि 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो हिंदी बोलते और समझ सकते हैं, इसीलिए हिंदी भाषा को एक लिंक लैंग्वेज की तरह डेवलप करने की बात की गई। हालांकि इसका सियासी तौर पर बहुत ही विरोध हुआ, और हालांकि राजीव गांधी जी ने तो इस पॉलिसी एजुकेशन को अडॉप्ट कर लिया था। बाद में कंट्रोवर्शियल होने की वजह से आचार्य राममूर्ति कमीशन बिठाया जाता है। इसके साथ ही जो बच्चे हैं उनकी कल्चरल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। ये भी कहा गया कि बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं उनका सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। इसके साथ ही मीडिया और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज करने की भी बात की गई है कि जो हमारी मीडिया है उसके जरिए से एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नई तकनीकें जो हैं एजुकेशन के फील्ड में उनका इस्तेमाल करके एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए भी बोला गया है, क्योंकि मैनेजमेंट एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा तो उससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, और एजुकेशन का जो एक्सेस है वो यूनिवर्सल होना चाहिए। और इसके साथ ही एग्जामिनेशन रिफॉर्म की भी बात की गई है और टीचर्स की ट्रेनिंग की भी बात की गई है। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 अच्छे से समझ ली है। इसके बाद हम आचार्य राममूर्ति कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले अच्छे से अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
हिंदी आचार्य,